देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत जो एदाद शुमार में कभी इस्तेहकाम और हकीकत में मुसलसल दबाव का शिकार नजर आती है, एक ऐसी मईशत जहां महंगाई आवाम की आमदन को निगल रही है, कारोबार सिसक रहे हैं, नौजवानों का सबसे बड़ा ख्वाब मुल्क छोड़ना बनता जा रहा है। सवाल ये कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ आलमी हालात का नतीजा है या फिर हुकूमत के गलत मुआशी फैसले इस बहरान की आलमी जो सतह पर जो सारे मामलात हैं उसको भी मद्देनजर रखते हुए रिपोर्ट से पाकिस्तान के जो बारे में बताया है उसकी असल जड़ क्या है? ये सवाल है कि आलमी मालियाती इदारों, रेटिंग एजेंसी और बैनुल अक़वामी मुआशी रिपोर्ट से पाकिस्तान के बारे में बार बार खतरे की घंटी बजाई है। कभी कर्जों का बोझ, कभी ज़र मुबादला के ज़खायर, कभी शरह नमू की कमजोरी और कभी ये सवाल कि पाकिस्तान कब तक IMF पे चलता रहेगा, कब तक उधार पर चलता रहेगा। आलमी रिपोर्ट्स वाज़े तौर पर कहती हैं कि पाकिस्तान को मसला वसाइल की कमी का नहीं बल्कि पॉलिसियों की सिमत का है, मगर हुकूमत के दावे इसके बिल्कुल बरक्स हैं। कभी सब कुछ कंट्रोल में है, कभी सख्त फैसलों के समरात आने वाले हैं। और नाजरीन, हकीकत यह भी है कि आम आदमी के लिए समरात सिर्फ बिलों, टैक्सेस और महंगाई की सूरत में आ रहे हैं। बिजली, गैस, पेट्रोल, हर चीज आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। तनख्वाहदार तबका हो या छोटा ताजिर, सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हमने आखिरकार कसूर क्या किया है? हुकूमत ने टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय हमेशा आसान हदफ को चुना और वो पहले से टैक्स देने वाला ही शहरी है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, उसी पे टैक्सेस की मजीद परसेंटेजेस लगा लगा कर सुपर टैक्स, तो कभी फला टैक्स, तो कभी धमकड़ा टैक्स की भरमार है। और फिर जो टैक्स देने वाला है वही हमेशा से परेशानी में रहता है। नतीजा है कि मईशत दस्तावेजी होने के बजाय मजीद दबाव में चली गई है। आलमी रिपोर्ट्स ये भी निशानदेही करती हैं कि पाकिस्तान में पॉलिसियों का तसलसल नहीं, आज एक फैसला कल उसकी तरदीद, एक साल सब्सिडी, अगले साल अचानक खत्म। और फिर सरमायाकार कंफ्यूज है, सनतकार खौफसदा है और बैरूनी दुनिया को यह पैगाम जाता है कि पाकिस्तान में मौशी मनसूबा बंदी नहीं बल्कि वक्ती बंदोबस्त है। ऐसे में सरमायाकारी कैसे आए, रोजगार कैसे बढ़े? हुकूमत बार बार IMF प्रोग्राम को कामयाबी करार देती है, मगर सवाल ये कि क्या IMF का प्रोग्राम मईशत को मजबूत करता है या सिर्फ सांस लेने का वक्ती मौका देता है? आलमी माहिरीन खुद कहते हैं कि जब तक साख्ती इस्लाहात नहीं होंगी, जब तक खसारे, सरकारी अखराजात और अशराफिया की मराद पर हाथ नहीं डाला जा सकता, तब तक कर्ज पर कर्ज चढ़ता रहेगा। मगर यहाँ किफायत शौरी के नारे आवाम के लिए और सहूलतें ताकतवर तबकात के लिए मखसूस दिखाई देती हैं। आज के प्रोग्राम में हम यही सवालात उठाएंगे कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात के पीछे आलमी हालात का कितना किरदार है और हुकूमत की गलत माशी तरजीहात का जो इस वक्त खमियाजा है वो किस तरह आवाम भुगत रहे हैं और क्या ये बुहरान नागुज़ीर था या इसे बेहतर फैसलों से कम किया जा सकता था? और सबसे अहम सवाल है, इसका बोझ आखिर कब तक सिर्फ आवाम ही उठाते रहेंगे और अशराफिया और एलीट क्लास इससे जो है वो बरियो जिम्मा नजर आएगी? इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज बड़े ही जबरदस्त मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। दो मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन शाह साहब हैं। आप बड़े जिम्मेदार एक जो है वो अस्करी क़यादत के मैं कहूँ अगर तो उसके बेहतरीन एसेट हैं और हमेशा से बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं और नज़र रखते हैं सारी तमाम चीज़ों के ऊपर। और मेरे साथ अफीफ़ रशीद साहब हैं, CEO जो है अफीफ पैकेजेस के। और जो हमारी यूथ है ख़ासतौर पर यंगस्टर जो हम आजकल बात कर रहे हैं, हम आप देख रहे हैं पिछले कई प्रोग्राम से हम यंग नौजवान नस्ल जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है उसको मदऊ कर रहे हैं और उसकी सोच को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गैप हम देखते हैं जनरेशन X, Y का जनरेशन Z या अल्फा जनरेशन या बीटा जनरेशन के साथ, उसमें क्या इस वक्त फ़र्क है और कितना डिफरेंस है और वो क्या सोचते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी दोनों मौजूद मेहमानों का और मैं जाऊँगी ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन शाह साहब के। सर, आप कैसे देखते हैं इस वक्त जो हम देख रहे हैं माशी हालात भी हैं मुल्क के और जो सिमत इस वक्त जा रही है डिसीजन मेकिंग, यानी कि पावर कॉरिडोर्स की बात होती है हमेशा के वहाँ डिसीजन होते हैं, पॉलिसी मेकर्स डिसीजन करते हैं। इस डिसीजन से क्या आप समझते हैं कि आवाम तक, एक आम आदमी तक इसके टिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है, अच्छा हो रहा है, उसके समरात जा रहे हैं? आपका बहुत शुक्रिया और K21 का बहुत शुक्रिया। असल में पाकिस्तान के मुतल्लिक़ कुछ कहने से पहले मैं एक शेर सुनाना पसंद करूँगा। तो वो ये है कि जिसे लोग कहते हैं ज़िंदगी, वो तो हादिसों का हजूम था। जिसे लोग कहते हैं ज़िंदगी, वो तो हादिसों का हजूम था। ये तो कहिए मेरा ही ज़ब्त था।
जो दरमियान से गुजर गया। वाह, ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल फिट होता है। बिल्कुल एक के बाद दूसरा, एक हम जो भी कोई प्रॉब्लम होता है, मसला होता है, उसको हल नहीं कर पाते और एक नया आ जाता है। हमारे वो पंजाबी लोग जो ज़राई लोग कहते हैं कि एक कट्टा से बन गया तो दूसरा खुल जाता है। तो पाकिस्तान के साथ यही मसला है। मैं परवेज़ मुशर्रफ गुरु की बहुत करीबी टीम में था और उनके शुरू के 2 सालों में पाकिस्तान की मईशत बहुत तेज़ी से बेहतर होने लगी और फिर 9/11 हो गया। अब 9/11 बदकिस्मती थी, अफगानिस्तान में हुआ जिसने भी कराया, लेकिन उसके बुरे असरात पाकिस्तान पे पड़े। सही। इसी तरीके से जब कुछ और बेहतर होने लगता है सैलाब आ जाते हैं। ज़ल्ज़ला आया 2005 में, आपको पता है, उसने बहुत कुछ हमारे जो प्लान्स थे कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में, वो उठा दिए पकड़ के। तो एक तो ये है कि हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जब भी जो है ना, एक और मुझे शेर ऐसे याद आ गया, तो कहता है ये नसीब की ही थी खूबियाँ, चढ़े जब के डाल के रस्सियाँ। ये नसीब की ही थी खूबियाँ, चढ़े जब के डाल के रस्सियाँ, जब करीब यार की छत आई पाँव मेरे फिसल गए। तो बहुत मरतबा ऐसे हुआ कि पाकिस्तान अपने गोल के नज़दीक आता है। कई दफ़ा सोचा कि जी IMF से जान छुड़ा लें, और ये सोचा नहीं है, बहुत से लोगों ने कोशिशें की, लेकिन फिर वो बदकिस्मती से, जैसे मैंने कहा 9/11 हो गया, 2005 में ज़ल्ज़ला आ गया, 2010 में बहुत बड़ा सैलाब आ गया। एक तो वो चीज़ है कि हमारे यहाँ कुदरती आफात एक के बाद दीगर जब कुछ हालात बेहतर होने लगते हैं वो आती रही। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ, जैसे आपको पता है कि जब आप इतना ज़्यादा कर्जा लेंगे तो आपकी जो भी बजट की इनकम होगी वो तो कर्ज़ों की अदायगी में चली जाएगी। इसके अलावा टैक्स का निज़ाम हमारा, जैसे आपने खुद कहा कि जी जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं बस उसी को बेचारे को दबाई जाओ, जो नींबू पहले निचोड़ा उसी को बार बार निचोड़ते जाएं, और जो बाकी पड़े हैं वो मज़े से मौजे मार रहे हैं। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से यही है। और फिर उसका हल क्या होता है? उसका हल ये होता है, अगर लेट से मैंने बहुत ज़्यादा टैक्स देना है तो फिर मैं चोर दरवाज़ा ढूंढूंगा, क्योंकि एक हद होती है बर्दाश्त की। अगर एक मेरी बर्दाश्त के मुताबिक मुझसे टैक्स लिया जाएगा, कानूनी तरीके से लिया जाएगा, तो मैं खुशी से दे दूँगा। लेकिन एक टैक्स के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, उसके बाद फिर जो हमारे गवर्नमेंट के कारिंदे होते हैं, FBR के कारिंदे होते हैं, उनकी ब्लैकमेलिंग अलग। तो आप अच्छी भली रिटर्न फाइल करें, उसमें 100 कीड़े निकाल देते हैं। तो फिर आदमी दाएं बाएं के वो रास्ते ढूंढता है। इसके अलावा हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट, जिसको मैं समझता हूँ हर प्रोजेक्ट में, बड़े प्रोजेक्ट में जब प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उसकी कास्ट और होती है, टाइम और होता है। जैसे हमारे यहाँ रेड लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, पता नहीं लाइन ही लाइन, हमारे तो कहते हैं फ्यूचर पे लाइनें लग रही हैं। तो सही है। तो वो जब स्टार्ट होता है उसकी कास्ट और होती है, और जब वो कंप्लीट होता है तो 10 गुना बढ़ चुका होता है। अभी आप देखें हमारी यूनिवर्सिटी रोड ही है कि इसके ऊपर कितना जो है ना आपका फ्यूल ज़ाया होता है। फ्यूल आप बाहर से मंगाते हैं, आप ज़ाहिर है इम्पोर्ट करते हैं पाकिस्तान के लिए, तो आपकी एक्सपोर्ट कम होती जा रही है, इंपोर्ट बढ़ती जा रही है। यही आपकी रोड में एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि अगर ये रोड आपकी चलती है और जहाँ पे आपकी गाड़ी ने आधा घंटा लेना है, अब मैं जिस जगह से आया हूँ टोटल 10 मिनट का रास्ता था, आप यकीन करें मुझे आपके स्टूडियो तक आते आते 35 मिनट लगे। ऐसा ही है। वो जो 35 मिनट में गाड़ी ने फ्यूल कंज्यूम किया है, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मुल्क की महंगाई पे असरअंदाज हुआ है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, ना सिर्फ हमारे आवाम की भी इसमें गलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्लानर्स हैं उनकी प्लानिंग शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म नहीं होती। कर्ज़ा उतारने का सोचते हैं और उससे कर्ज़ा उतारने के लिए 2 कर्ज़े और ले लेते हैं। तो इसके अलावा ज़राई हमारा जो सेक्टर है एग्रीकल्चर का, उसमें भी ना हम किसान की मदद कर रहे हैं और ना हम बड़े किसानों पे टैक्स लगा रहे हैं। बड़े बड़े जो हज़ारों एकड़ के मालिक हैं वो भी मौजे मार रहे हैं, और जो 10-10 एकड़ के बेचारे मालिक हैं वो रो रहे हैं। तो मिस मैनेजमेंट, लैक ऑफ प्लानिंग, और प्लानिंग मुझे तो वो सिर्फ कागज़ों पे नज़र आती है। जहाँ पे प्लानिंग हुई है कागज़ों तक महदूद है, लेकिन फिर भी कि नहीं इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्ते विरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। ना उम्मीद मैं नहीं हूँ। अभी पिछले 1 साल में मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो माशी समत है ये अच्छी जानिब चल पड़ी है। तो इंशाल्लाह अगर 2026 में नहीं तो 2027 में अच्छे रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह।
انشاءاللہ عفیف کی طرف جاتے ہوں. عفیف راشد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. عفیف، ظاہر سی بات ہے آپ کی جنریشنز بزنس کے اندر ہیں. جو پہلے کی جنریشنز ہیں آف کورس وہ ان کو پتہ ہے سسٹم کیا ہے کیا نہیں، لیکن اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے اور کمنگ الانگ ہم اسی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو سسٹم ہے پاکستان کا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. جو نئی جنریشنز آ رہی ہیں، جو ینگسٹرز آ رہے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہے اس میں سروائیول. تو ہمارے پاس تو اب ہے ہی 78% پاپولیشن یوتھ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہی آگے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. لیکن ہمارے جو باقی کے 28% لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اوپر، وہ نہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے کہ 78% پاپولیشن نے اس 28% پاپولیشن کے ساتھ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گیپ ہے بہت بڑا، اور وہ گیپ فل نہیں ہو پا رہا ہے. اس کو کس طرح فل کر سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور چونکہ آپ بھی بزنس کر رہے ہیں تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ کون کون سے مسائل ہیں جو آپ کو آ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں انفارچونیٹلی جو آج پاکستان میں ہم ایک پرابلم دیکھ رہے ہیں، اکنامک پرابلم بول دیں یا آپ پولیٹیکل پرابلم بول دیں، یہ کوئی ایک دن 2 دن یا 1 سال 2 سال کا ایشو نہیں ہے. یہ میں بولوں گا لاسٹ 25 ایئرس کی انکنسسٹنٹ پالیسیز اور اتنی ریپڈ چینجز، اس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں کھڑا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اکنامک کرائسس آئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کسی قسم کا لانگ ٹرم پلان نہیں ہے، ہمارے پاس کسی قسم کی پلاننگ نہیں ہے. ہم وار فوٹنگ پہ کام کرتے ہیں. آج ایک پرابلم ہے، اس کو سالو کریں گے، کل دوسری پرابلم آئے گی، اس کو سالو کریں گے. آج جو پاکستان میں بزنس مین ہے اس کے پاس کوئی لانگ ٹرم پروگرام نہیں ہے کہ یار میں نے اگلے 3 سال میں اپنی کمپنی کو کہاں دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ اس کو یہی نہیں پتا کہ یار اگلے سال میرے اوپر کتنے ٹیکسز لگ جائیں گے، اگلے سال میرا مارک اپ کتنا ہوگا، پالیسی ریٹ آپ کا کیا چل رہا ہوگا. آپ گورنمنٹ کوئی نئی ریسٹرکشن لگا دے گی، ایک دم سے آپ کو پہنچے گا جی ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے، اچھا اس کے اوپر اینٹی ڈیمپنگ لگ گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل جل کے نا وہ لوگوں کو بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہے. دیکھیں اب ٹائم ہے گلوبلائزیشن کا، اور جتنا آسان اب گلوبلائزیشن ہو گئی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر جانے کے لیے اسی لیے پریفر کرتے ہیں بیکاز وہ وہاں پہ اسٹیبلٹی دیکھتے ہیں. وہ بولتے ہیں ہمیں بچت کم ہوگی لیکن وی ہیو اسٹیبلٹی، کہ یار پتہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ٹیکسز ایسا نہیں ہے کہ یار اگلے سال جو ہے وہ 10% ٹیکس بڑھ جائے گا میرا. ان کو یہ پتہ ہے کہ یار جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے اس کی اسٹیبلٹی ہے، میں باہر سے یہاں پیسے بھیجوں گا، میں یہاں پہ گھر والوں کو بھی جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا. تو یہ دیکھتے ہوئے اب ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ یار میں اس انسٹیبلٹی سے ایک سکون والی لائف لوں، ایک ایزی لائف لوں. دیکھیں اب جتنا ڈیجیٹل زمانہ ہو گیا نا، لوگ وہ محنت نہیں کرتے جو آج ہم سے پہلی والی جنریشن نے جو محنت کر لی نا، اب وہ آج کی قوم وہ محنت نہیں کر سکتی. ان کو کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے ایز آف بزنس، ان کو چاہیے کہ یار لائف سمپل ہو، آسان ہو. وہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ یار وہاں تو یہ مسئلے ہیں ہی نہیں، نہ ان کو پانی کے لیے مسئلہ ہے، نہ ان کو الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے، نہ ان کو گیس کا مسئلہ ہے. یہاں تو ہم ان پیٹی ایشوز میں پڑے رہتے ہیں. ایک بندہ جو جاب کرنے جا رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یار میرے پاس گھر میں ہر 2 گھنٹے بعد لائٹ جاتی رہے گی، 9 بجے کے بعد میرے پاس گیس نہیں آنی ہے. جب ہم انہی چھوٹی چیزوں میں پھنسے رہیں گے تو بولے گا یار میں اپنی لائف کو سمپلر کروں، میں آسان کروں، میں تھوڑا وہاں پہ زیادہ کام کر لوں گا لیکن میں باہر کام کروں کہ میری لائف اچھی ہوگی، میرے بچوں کی لائف اچھی ہوگی، ایجوکیشن ہوگی، سیکیورٹی ہوگی. انفارچونیٹلی ڈیو ٹو اکنامک کرائسس ہم یہ اپنی عوام کو نہیں دے پاتے. اب اکنامک کرائسس سے باہر کیسے نکلنے، وہ بہت سمپل ہے، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ کسی فیڈرل منسٹر نے، جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے یہ ایکنالج کیا کہ ہاں پاکستان میں ٹیکس ریٹ اور یوٹیلیٹیز کی وجہ سے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. اس سے پہلے آپ نے کبھی سنا تھا کہ پاکستان میں ایکنالج کیا گیا ہو کہ جی بزنس مین پرابلم میں؟ آج لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پاکستان میں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے. جب یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہوتی رہے گی، انڈسٹریلائزیشن کم ہوتی رہے گی، تو یہ جو 78% آپ کی یوتھ ہے اس کو امپلائمنٹ کیسے ملے گی؟ یہ کہاں جا کے کام کریں گے؟ اب تو آپ دیکھیں کہ جو گاؤں کے بھی بچے ہیں ان کے پاس ڈیو ٹو دس سوشل میڈیا اینڈ انٹرنیٹ ان کے ابھی ایکسپوجر کافی بڑھ چکا ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس جنریشنز، بیکاز اب پوری دنیا وہ اپنے موبائل فونز پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یار دنیا میں کیا چل رہا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے بھی لوگ اور زیادہ باہر جانے کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں جسٹ بیکاز کہ ان کو دکھتا ہے کہ لائف از بیٹر اوور دیئر. جو وہاں کی مشکلات ہیں وہ ہیں، بٹ جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے وہ تو انسان کے لیے سمپلر ہو جاتی ہے کیونکہ کنسسٹنسی ان پالیسیز، کنسسٹنسی ان لائف وہاں پہ مل رہی ہوتی ہے. اب گورنمنٹ کو بیٹھ کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں
लॉन्ग टर्म अप्रोच और शॉर्ट टर्म अप्रोच दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। वॉर फुटिंग पे अभी काम हो रहा है, लेकिन उनको, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ट्रेडर्स को ये बताना पड़ेगा कि यार अगले 5 साल में हमारा जो है ना टारगेट ये है, और अगले 5 साल में इन टैक्सेस के बेसिस पे हम अपने टारगेट को मीट करेंगे। इसी के बेसिस के ऊपर बिजनेसमैन भी काम करता है कि यार ठीक है, अगले 2 साल मेरे टफ हैं, लेकिन तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल मुझे रिलैक्सेशन मिलेगी। तो मैं अगर कोई वेंचर आज भी डालने जाऊंगा तो मुझे 1-1.5 साल लगता है उसको मटेरियलाइज करते हुए। तो बोलेगा ठीक है यार, तीसरे चौथे साल मुझे ईज है, तो मैं उस टाइम पे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं आज से प्लानिंग करूंगा तो उस टाइम पे स्टार्ट कर पाऊंगा। सही हो। अनफॉर्चुनेटली ये हम पाकिस्तान में अभी तक कर नहीं पा रहे। ठीक हो गया। अब मैं आपकी तरफ आती हूँ ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल आता है कि जी कर्ज पर मईशत कब तक चलाई जा सकती है? ये कर्ज ले लेते हैं हम और फिर उसके बाद हम वो सारे मीडिया पे खुशी की लहर दौड़ जाती है, जैसे कर्ज नहीं मिल गया, कोई हमें एक्स्ट्रा फंड मिल गया है या बोनस मिल गया है। जैसे बोनस नहीं मिलता है इस तरह हम IMF का बता रहे होते हैं, अनाउंस इस तरह करते हैं कि जैसे बोनस मिल गया हमें ना काम करने पे, या कोई ईदी मिल गई हो, लेकिन वो हमारे पास कर्ज होता है, हमें ये आज तक अंदाजा ही नहीं है कि उसके वजह से हम कितना सफर कर रहे हैं। जी कहते हुए कुश्ताए मुरव्वत, हाँ जी, चली कर्ज पे ज़ियाफत, हुए कुश्ताए मुरव्वत, चली कर्ज पे ज़ियाफत, वो मुझे खिला के रोए, मैं उन्हें खिला के रोया। वाह भाई वाह। हमारे साथ तो यही होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कर्ज उतारने के लिए हम दूसरा कर्ज ले लेते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, और जो नया कर्ज लेते हैं उसकी शराइत पहले वाले कर्ज से ज़्यादा सख्त होती है। ऐसा ही है। मसला यह है कि जब तक आप अपने अखराजात को आमदन से कम नहीं करेंगे, आपके कर्जे नहीं उतरते। अच्छा, अखराजात कम कैसे होते हैं? जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, सरकारी सतह पे भी और अवामी सतह पे भी। अच्छा, अवामी सतह पे ऐसे है, जैसे मैं बाहर गया, गाड़ी मेरी आना है, पेट्रोल जो है ना वो जल रहा है, बिजली की पहले कमी है, घर में एक आदमी है, सारे कमरों की लाइट आना है, गर्मी के दिन है AC आना है, बेगम साहबा जो है वो किचन में काम कर रही है, बेडरूम का AC आना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और वो लोग कहते हैं कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। सही। अच्छा, कर्ज हमारी मजबूरी क्यों बनी? कर्ज भी जब भी मजबूरी बनी कि हमने जब बजट बनाया तो हमने जो सोचा कि ये हमने खर्चा करना है, मिसाल के तौर पे माजरत के साथ जो भी हमारे चाहे वज़ीर आज़म हैं, प्रेसिडेंट हैं, बड़े हमारे वज़ीर आला हैं, वज़राए आला हैं, मिनिस्टर्स हैं, हमने उनके खर्चे कम नहीं किए। ठीक है, वहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर मेहमान आते हैं और हर मेहमान को आपने खाना खिलाना है, पूरे स्टाफ को भी खाना खिलाना है, और वो बहुत लेविश खाना होना है, तो फिर तो कर्जा कभी भी नहीं होगा। आप देखें ईरान में एक वो प्रेसिडेंट थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, वो टिफिन में अपना खाना लेके आया करते थे। बिल्कुल। ठीक है, तो जब इस किस्म के हालात होते हैं जहां आपके अखराजात इनकम से ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ये होना है। अब दूसरी आपने बात की यूथ की। यूथ माशाल्लाह हमारे 70s में हैं, लेकिन यूथ में भी एक बहुत बड़ी तादाद है वो चेंज को रेजिस्ट करती है। चेंज से मुराद ये मिसाल के तौर पे कि जी अभी बहुत तेज़ी से आपके हाथ मोबाइल है, थोड़ा दिन पहले वो नोकिया होता था, वो नोकिया नज़र भी नहीं आता, स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन में बहुत सी चीज़ें जो आ रही हैं, तो हमारी एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की नया इल्म सीखने के बजाय उसको रजिस्ट करती है। मुझे याद है मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे अपने उस्ताद मोहतरम ने कहा था कि अंग्रेज़ झूठ बोल रहा है, चाँद के ऊपर नहीं गया, वो जा ही नहीं सकता चाँद के ऊपर, बकवास करता है वो। मेरे जो स्कूल में मुझे प्राइमरी में उस्ताद पढ़ाते थे। तो हमारे यहाँ एक ये भी है कि इल्म हासिल ना करना, जैसे वो एक साहब करते, मैं नाम नहीं लूँगा, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा कोशिश नहीं करते। तो हर आदमी की अच्छी बातें भी होती हैं और कुछ याद करने वाले भी होती हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं। हालांकि हमारे पास ये ब्लेसिंग है, मैं कहती हूँ कि 78% पॉपुलेशन आपकी होती है, क्योंकि आप देखिए चाइना परेशान है, एकदम से जो है ना वो बर्थ रेट गिर गया है उनका, ठीक है, और अब उनके पास जो यंग जनरेशन है वो पॉपुलेशन उनकी 5 बिलियन कह रहे हैं, कितनी बिलियन के जी वो कम हो गई है। इसी तरह जापान में आप देखें उनके पास यंगस्टर्स नहीं है, उनके जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो उनके ऊपर बर्डन के तौर पे वो उसको कंसीडर कर रहे हैं। इसी तरह आप और दीगर ममालिक में देख लें तो ज़्यादातर अब आपके पास जो यंग पॉपुलेशन का जो रेशो है वो कम होता जा रहा है ओवरऑल दुनिया के अंदर। ऐसा ही है। पाकिस्तान इज ब्लेस्ड इन दिस रिगार्ड, लेकिन बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन हम उसको नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा टैलेंट बाहर क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है ना कि उनको यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है। एक आदमी आप देखें डॉक्टर है,
وہ تقریباً آج کے دور میں 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ لگا کے MBBS کرتا ہے, اس کے بعد باہر آتا ہے, اس کو کوئی جاب ہی نہیں مل رہا ہوتا. اسی طریقے سے بہت سے بزنس والے ہیں, بینک سے لون لیں گے. ابھی تو خیر انہوں نے جو نا وہ اس پہ انٹرسٹ ریٹ بہت کم کر دیا. آج سے 2 سال پہلے جس نے کہیں سے لون لے کے کوئی فیکٹری لگائی ہے, بزنس لگایا ہے, اور وہ 17-18%, 22% وقت بھی گیا تھا ہمارا, تو کہاں سے واپس کرے گا؟ تو اس کی مین ریزن ہے پالیسی ریٹ تو آج بھی 10.5% پہ دنیا میں کہیں بزنس نہیں چل سکتا. 10.5% پالیسی ریٹ ہو گیا, بینک کا اسپریڈ لگائیں تو وہ 12-13% سے کم تو بات ہی نہیں ہوتی. تو کس طرح کام ہوگا؟ دوسرا ایشو پارک ہے, کبھی بجلی نہیں ہے, کبھی گیس نہیں ہے, اگر ہے تو اس میں بھی چوری بہت زیادہ ہے. اگر آپ حساب کریں گے ریجن میں کمپیٹ کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے نا, اسی وجہ سے ہو گیا نا. ہمارے وہ مس مینجمنٹ, میں تو مختصر لفظ استعمال کر لیتا ہوں, وہ ہر محکمے میں ہے, چاہے وہ سرکار کا ہو چاہے پرائیویٹ کا ہو. تو ہمارے جو نا مین چیز یہی ہے کہ جو کنٹرولز نہیں ہیں, آپ کے کنٹرولز اچھے ہوں. کوئی اگر غلط کام کرتا ہے, قانون کی وائلیشن کرتا ہے, اس کو قانون کے مطابق سزا ملے, اور کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو شاباش ملے. تو میرا نہیں خیال, پوٹینشیل تو بہت ہے, نیچرل ریسورسز بھی پاکستان میں بہت ہے, اور ہیومن ریسورسز بھی بہت ہے. کلاس کے لوگ ہیں ہمارے. میں یونائٹڈ نیشن کی ایک یونٹ لے کے گیا تھا پاکستان کی, سیرا لیون میں. 18 ملکوں کی آرمی تھی, انگلینڈ کی بھی تھی, برٹشرز بھی تھے, جرمنی کے بھی تھے, افریقن کے بھی تھے, جارڈن کے تھے. آپ یقین کریں کمال کے لوگ ہیں ہمارے سولجر کمال کے لوگ ہیں. آپ ان کا جذبہ, ان کے جاب کرنے کے طریقے, ڈیوٹی دینے کے لیے ان کی کمٹمنٹ بنا کی ہے. یہ باہر جاتے ہیں ہمارے بچے, تو وہاں کے جو ملک باہر کی ترقی کر رہے ہیں ان کی ترقی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. نہیں میں دیکھ رہی ہوں ہمارے یہاں سے لوگوں کو زیادہ کہ وہاں بسایا جا رہا ہے, کیونکہ ینگسٹرز نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں اور آ کے وہیں پہ پھر فیملی بھی بنائیں, سب کچھ کریں, تاکہ ہم ان کی پاپولیشن بھی وہ ہو اور سارا معاملہ بھی ان کو مل جائے, ٹیلنٹ بھی ان کو مل جائے, سب کچھ ان کو مل جاتا ہے. یہاں سے ان کو جائزت ہے جو ہے ہماری جنریشن ہے, بچہ پیدا ہوا ہے 18 اس کی 20 سال عمر ہے, 25 سال اس کی عمر ہے, وہ یہاں سے چلا جائے گا تو ان کو تو پکا پکایا مل گیا معاملہ, کیونکہ ان کو چاہیے یہی ہے. تو وہ جس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں وہ چیز ان کو مل جاتی ہے, وہ پاکستان سے وہاں پہ وہ جاتے ہیں, ان کو اپنا ٹیلنٹ بھی دیتے ہیں, وہاں فیملی بھی بناتے ہیں, جنریشن بھی ان کی بن رہی ہے, تو وہ تو یہی چاہتے ہیں باہر. اور ہمارے یوتھ پروفیشنل ہیں, ہارڈ ورکنگ ہے, یہی بات ہے. ان کی اپنی جو مقامی آبادی ہوتی ہے وہ لوگ اتنی محنت نہیں کرتے, ہمارے لوگ جا کے بہت کرتے ہیں. اور ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے ملک سے, اپنے پیاروں سے دور آئے ہیں تو اس کا کچھ فائدہ اٹھائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بائی نیچر محنتی لوگ ہیں. ایسا ہی ہے. عفیف کی طرف بات. جی عفیف آپ کیا کہہ رہے تھے بیچ میں؟ جی میں اگر ہم اس کی بات کریں جو ہم ابھی جو انکنسسٹنٹ پالیسیز میں نے آپ کو بولا نا, وہ اگین جو قرضے کی بات ہو رہی تھی کہ قرضے پہ قرضہ لیا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی جو لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جو IMF سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یا وہ کسی بھی بوروئنگ ایجنسی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, دے آر ناٹ دا بیسٹ نیگوشیٹرس. اس کی ایک چھوٹی سی مثال وہ اس طرح دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے نا 50 لاکھ کا, تو بینک والے کو ٹینشن نہیں ہوتی. لیکن آپ نے اگر 50 ارب کا قرضہ لیا ہوا ہے نا تو بینک کو بہت ٹینشن ہوتی ہے آپ کی, وہ آپ کا خیال بھی رکھتا ہے, وہ سب کچھ. انفارچونیٹلی اب پاکستان نے جو ہے نا وہ 50 ارب نہیں 100 ارب کا قرضہ لے لیا ہے. تو اب جو بھی لینڈنگ باڈی ہے نا وہ پاکستان کا خود خیال رکھے گی. ناؤ یو ہیو ٹو نیگوشیٹ. دیکھیں جب آپ نیگوشیشن کے لیے بھی بیٹھیں گے تو آپ کو پہلے ان کو کنونس کرنا ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم ابھی فوراً آپ کو ری پیمنٹ نہیں کر سکتے, لیٹ اس امپروو آر اکانومی, لیٹ آر بزنس مین امپروو, لیٹ آر بزنس گرو. جب بزنس گرو ہوگا, اکانومی گرو ہوگی, ویل بی ان اے مچ بیٹر پوزیشن ٹو پے یو بیک ان نیکسٹ 3 ایئرز. لیکن اگر آپ ہر چیز ان کی ماننے لگیں گے IMF کی, آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. ہم یہ چیز 2 سال نہیں کر سکتے, تیسرے سال سے ہم آپ کی یہ شرط مار سکتے ہیں کہ جی انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھنا ہے, یا بجلی کی پرائسز اتنی بڑھنی ہے, یا جو آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے اس کو ₹5 کو اتنا ڈی ویلیو. نہیں جی, ہماری اکانومی اس وقت سسٹین نہیں کر سکتی. اف یو وانٹ ٹو لینڈ اس منی, یہ ہماری شرائط ہے, ہم آپ کی جو یہ پالیسیز آپ بول رہے ہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے, پہلے 2 سال میں نہیں کر سکتے, تیسرے سال سے ہم یہ امپلیمنٹ کریں گے. اینڈ لیٹ دی بزنس مین, دی انڈسٹریلسٹ نو ان ایڈوانس کہ یار 3 سال بعد آپ کے اوپر یہ ایک برڈن آئے گا. تو جو بزنس مین ہے وہ اسی حساب سے اپنی پلاننگ کر رہا ہوگا کہ یار 3 سال بعد میرے پاس یہ برڈن آنا ہے, میں آج سے اس کی پلاننگ کر لوں کہ میں اپنے پرائسز کو کیسے ایڈجسٹ کروں گا, میں اپنے کسٹمر سے بات کر کے رکھوں کہ یار اس 3 سال کے ٹینیور میں مجھے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنا ہوگا ٹو کور اپ مائی
टैक्सेशन, मैं अपनी पेमेंट टर्म्स के ऊपर अपने कस्टमर से बात करूंगा, मैं अपने सप्लायर से क्वेश्चन लूंगा ताकि ठीक है यार अगले 3 साल की मैं 5 साल की प्लानिंग तो कर सकूं। अभी अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जी एकदम से आ जाता है बिजली का रेट 5 रुपये पर यूनिट बढ़ना है, क्यों जी IMF की शर्त है। आप IMF को बोलें कि भाई आपको लोन देना है ठीक है नहीं देना, बट हम ये अभी 5 रुपये आवाम के ऊपर बोझ नहीं डाल सकते, ये इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती अगर हम 5 रुपये बोझ डाल देंगे। अगर 5 रुपये पर यूनिट आज भी आप बिजली का रेट बढ़ा दें, जो बची कुची हमारी एक्सपोर्ट है वो भी खत्म हो जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे निगोशिएटर्स हैं जो उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं, उनको ये कन्विंस करना होगा कि वी आर हेयर, हम आपकी ये चीजें पूरी करेंगे, वी मेक श्योर कि आपका ये रेवेन्यू कलेक्ट हो के आपको पे बैक हो, बट साथ ही साथ हमें ये 2 साल की रिलैक्सेशन चाहिए होगी। लेट द इकोनॉमी ग्रो, लेट द बिजनेसमैन ग्रो, उनको काम करने का एक मौका तो दिया जाए। ये इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज, एकदम से रैपिड चेंजेस, ये बड़ी डैमेजिंग है फॉर द पाकिस्तान इकोनॉमी एज वेल एज द बिजनेसमैन वर्किंग हियर, क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म वो काम नहीं कर पा रहा। आज SIFC ने इतनी कोशिशें की, SIFC कंटिन्यूस लगा हुआ है FDI के लिए, लेकिन अभी तक FDI मटेरियलाइज नहीं हो पाई। उसकी मेन रीजन ये है कि एक तो हमारी टैक्सेशन बहुत हाई है और हमारी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है। अभी हमारी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी आ जाए तो आप देखिएगा जितनी SIFC ने की है एकदम से लोग भर भर के आएंगे पाकिस्तान में। अब इशू यही है कि ये गवर्नमेंट का काम है कि अपनी पॉलिसीज को स्टैंडर्डाइज करे, अपनी पॉलिसीज को जो है वो बिजनेसमैन की फेवरेबल उसमें लेकर आए। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन शाह साहब आपका और अफीफ राशिद आपका। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस, क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। नाजरीन, बात करेंगे वेरी क्विकली जस्ट एंड करते हुए, आज एक चाइनीज कॉन्सुलेट में चाइनीज कॉन्सल जनरल यांग यंडोंग की जानिब से न्यू ईयर रिसेप्शन, चाइनीज न्यू ईयर रिसेप्शन और स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और सहाफती बरादरी के लिए ये इनेकाद किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि चाइनीज मॉडर्नाइजेशन जो है वो किस तरह से कनेक्ट करती है ह्यूमन हार्मनी और नेचर को। और इस तनाजुर में एक अच्छा प्रोग्राम हुआ आज का, और नए साल के लिए चाइनीज कॉन्सल जनरल यांग यंगडोंग ने सहाफती बरादरी का एक तो बहुत शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान और चाइना के माबैन जो 2 तरफा ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने जो अपनी कोशिशें और काविशें की हैं उसको सराहा, उन तमाम इकदाम को सराहा। ना सिर्फ उसको सराहा बल्कि आने वाले साल के लिए नए जो असबाब हैं और मिलकर चलने के जो प्रोजेक्ट हैं, जो तरक्याती और जो दीगर जिस इस सिलसिले में कल्चरल एक्सचेंज है, मीडिया एक्सचेंज है, उसके लिए भी अपनी विशेस का इजहार किया। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सभी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।